गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 7 गणित की क्लास में। आज का टॉपिक है व्यंजकों का गुणनखंड। ठीक है, व्यंजकों का गुणनखंड। यहाँ पे दो शब्द आपके पास हैं बेटा, व्यंजक और गुणनखंड। ये दोनों शब्द आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम अगर पहले बात करते हैं गुणनखंड की, तो यहाँ पे आपने क्लास 6 में प्राकृतिक संख्या सुना है, देखा है? प्राकृतिक संख्या गिनती करने वाली संख्या, और यहाँ पे हम लोगों ने गुणनखंड भी ज्ञात किए हैं। हम अगर मान ले कोई भी संख्या 10 ले लीजिए, 10 की कोई क्या होगी गुणनखंड? 5 और 2 ऐसा होता है ना। और ये हमें पता है कि एक आपके पास हर एक संख्या का गुणनखंड है। ठीक, जैसे हम कहते क्या, हम 10 को लिख सकते हैं 1 गुणा 10, है ना। फिर हम यानी एक तरीका ये हो गया, दो तरीका ये हो गया, या एक और संख्या है 30 ले लीजिए, 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 30 लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है कक्षा 6 में। अगर और क्या लिख सकते हैं इसको? 2 गुणा 15 हो सकता है, 2 गुणा 15। यहाँ पे ये 3 गुणा 10 हो सकता है, सही है। 4 से भाग होगा नहीं, 5 से करेंगे 5 गुणा 6 हो जाएगा, 6 से करेंगे तो 6 गुणा 5, वापस वही आ जाना है। ठीक है, तो ये क्या है इसके गुणनखंड। 2 और 5 क्या है? 10 के गुणनखंड। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ शब्द गुणनखंड की। ठीक है, अब यहां पे एक शब्द यूज होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अभाज्य संख्याएं सुनी हैं आपने, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से या एक से विभाजित होती हैं। वे संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से या अपने आप से विभाजित होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 21, 3 से हो जाएगा बेटा, है ना। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो जो किसी पहाड़े में नहीं आते, अपने ही पहाड़े में आएंगे, आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर 10 के गुणनखंड को 2 और 5 है, क्या 2 और 5 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं? 2 और 5 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कह सकते हैं, क्योंकि और भी खंड में विभाजित नहीं हो सकता है, सही है। लेकिन 1 और 30 क्या, यहाँ पे 30 दिख रहा है, 1 और 30, यहाँ पे 2 और 15 है, 3 और 10 है। 2 और 15 में 2 तो अभाज्य है, लेकिन 15 अभाज्य संख्या नहीं है। 15 अभाज्य संख्या नहीं है। 15 को अभाज्य बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 5 कह सकते हैं आराम से, है ना। ठीक है, हमने पहले भी क्या देखा बेटा? गुणनखंड मतलब क्या होता है, कक्षा 6 में देख चुके हैं। फिर हमने क्या देखा? अभाज्य गुणनखंड, यानी जो फर्दर आपके और टुकड़ों में और में विभाजित नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 2, 3 और 5 आपके पास अभाज्य गुणनखंड हैं। किसके? प्राकृतिक संख्या के। अभी हम लोग पाठ पे नहीं आए हैं। अब दूसरा शब्द यहाँ पे यूज हुआ है व्यंजक, इसके बारे में क्या विचार है? व्यंजक देखो, हमारे पास यहाँ पे सुना है, ये x क्या हो गया? x, y, z, ये सब अक्षर संख्या है। x, y, z ये कक्षा 6 के वीडियो में देख सकते हो, वहां पे वीडियो बना हुआ है बीज गणित की अवधारणा। x, y, z क्या कहता है? ये आपके पास अक्षर संख्या है जो कि बीज है। ठीक है, जब इसको हम कहते हैं, और जब इसको क्या कहते हैं हम लोग? चर संख्या कहते हैं ना, जिसका मान परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहे। आराम से नहीं बैठ पा रहे, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे 2 है, 5 है, 8 है, कोई भी संख्या, इसको हम क्या कहते हैं? अचर, जिसका मान नहीं बदले।
जो फिक्स रहे। ठीक है, चर और अचर संख्या, चर और अचर संख्या जब गणित की संक्रियाओं के साथ, गणित की संक्रियाएं, 4 संक्रियाएं पढ़ी हम लोगों ने, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, चर को अचर को संक्रियाओं के साथ लिखते हैं तो उसे कहते हैं व्यंजक। गुणनखंड समझ में आ गया है, व्यंजक समझ में आ गया है। कुछ भी हो सकता है, 3x² y व्यंजक है भाई, यहां पे अचर हो जाएगा, ये अचर हो जाएगा। हम कह सकते हैं और 6x³ y + 7, 2x + 3y + 6z व्यंजक, जिसमें चर हो, अचर हो और संक्रियाएं हो। संक्रियाएं 4 प्रकार की पढ़ी है। अब व्यंजक हो गया है, गुणनखंड हो गया है। अब इन्होंने क्या कहा है, व्यंजक का गुणनखंड। किसका गुणनखंड? व्यंजक। अभी हमने यहां पे क्या देखा था, संख्या का गुणनखंड देखा था हमने यहां पे, है ना। अब जैसे हम यहाँ पे इसी को ले लेते, चलो ये 3x² y छोटा ले लेते हैं। देखो 3xy हमने यहाँ पे पावर a के लिए, हमने इसको व्यंजक कह सकते हैं। हमने क्या सीखा है, गुणनखंड देखा अभी हम लोगों ने, अभाज्य गुणनखंड देख लिया है, व्यंजक देख लिया है। अब क्या देखने जा रहे हैं, व्यंजकों का गुणनखंड। देखो ये व्यंजक है, अगर मैं इसको और क्या लिख, 3 × xy लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या हो गया गुणनखंड। जैसे वहां पे हमने क्या लिखा था 30 को, 3 × 10, ध्यान आ रहा है। इसको लिख सकते हैं 3 × xy को हम फर्दर लिख सकते हैं x × y कह सकते हैं। ये हो जाएगा। हम अब 10 तो आपके पास अभाज्य संख्या है नहीं, 10 तो अभाज्य है नहीं, ये क्या हो जाएगा 2 × 5। अब देखो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी, यानी हम यहां पर ये कह सकते हैं जो 3xy है 3 × xy भी लिख सकते हैं, 3 × x × y भी लिख सकते हैं, और देखा जाए तो 3x × y भी लिख सकते हैं। ये सब इसके गुणनखंड हैं। गुणनखंड मतलब क्या हो गया है कि गुणनखंड आप कह लो कि प्राकृतिक संख्या की बात कर लें, गुणनखंड आप और भी साधारण भाषा में ये समझ सकते हैं, जो भी आपके पास अभाज्य संख्याएं गुणनखंड के रूप में आती हैं वो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है। 30 आपका 3 से विभाजित होगा, 30 आपका 2 से विभाजित होगा, 30 आपका 5 से भी विभाजित होता है। वैसे ही अगर मैं 3x की y बात करूं तो 3xy आपका 3 से विभाजित होकर xy दे देगा, 3xy आपका xy से विभाजित होकर 3 दे देगा। यानी हमें क्या समझना है, जो भी गुणनखंड आ रहे हैं वो दी हुई संख्याओं को विभाजित करेगा। हमने यहां पे क्या कहा था, अभाज्य गुणनखंड, किसमें, प्राकृतिक संख्या में। यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, अब यहां पे देखा जाए 3 है, x है, y है, ये संख्या तो है नहीं, इसकी तो हमने इसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया है, यहां पे अभाज्य के स्थान पर प्रयोग किया है अखंडनीय, अखंडनीय गुणनखंड, क्योंकि xy आपके पास संख्या तो है नहीं बेटा, सही है। xy तो संख्या है नहीं, xy क्या है, चर। चर मतलब जिसका मान फिक्स नहीं है, जिसका मान बदला जा सके। जैसे मैं कहूं कक्षा 7 में आज कुछ बच्चे प्रेजेंट हैं, माना x है, तो आज उपस्थित बच्चों की संख्या कुछ अलग होगी। मान लो आज 22 है, कल के दिन मान लो 23 हो जाएगी, उसके बाद जब संडे आएगा तब 0 हो जाएगा, छुट्टी के दिन 0 हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है कभी फिर आपके पास 36 हो जाए। तो संख्या बदल रही नहीं बदल रही है, तो हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा आपके पास, चर। आगे बढ़ा जाए, चलो अब देखो 3x² y। अगर आपके पास 3x² y है
देखो 3x² y² ही चलो लेते हैं इसको, तो इसके क्या हो जाएंगे आपके पास गुणनखंड की मैं बात करूं तो भाई 3 भी हो जाएगा। x 2 बार आ रहा है, y 2 बार आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। 3x² y² को यहां पे मैं 3x गुणा x गुणा y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यानी अगर इसको एक एक संख्या को लोगे, एक एक अक्षर संख्या या संख्या को लोगे, हर एक संख्या गुणनखंड है। किसी दो का प्रोडक्ट या किसी दो को मल्टीप्लाई करके लोगे वो भी गुणनखंड है। मैंने क्या बोला है, किसी भी दो को, दो मतलब क्या हो जाएगा 3x x² xy y² या 3y और भी है ना, ऐसे तो है। जैसे यहां पे क्या होता है 30 को 3 गुणा 2 गुणा 5, किसी भी दो को लोगे तो वो भी गुणनखंड ही होगा, लेकिन वो अखंडनीय गुणनखंड नहीं होगा। जैसे इसमें किसी भी दो संख्या को ले लेंगे तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब ये भी है, इन चारों को अगर गुणा कर देंगे तो हमें वापस यही मिल जाएगा भाई 3x² y², क्योंकि यहां पे तो पता है आधार सेम होता है तो घात जुड़ जाती है, आधार सेम होता है तो घात जुड़ जाती है। सही है, आगे बढ़े, ठीक है। देखो ये किसकी बात हो रही थी, 3xy या 3x² y² की। जब एक पद हो, ये कैसे है, एक पद पता है, एक पद, द्विपदीय, बहुपदीय। द्विपद क्या होते हैं, जिसमें दो पद हो, सीधी सी बात है। हम कह देते हैं ये 3xy था बेटा, एक पद, जिसमें जब भी दो पद होंगे वो आपका प्लस के चिन्ह या माइनस के चिन्ह के साथ ही जोड़ा जाएगा। हम अगर कह दें 3x + y कह देंगे, दो पद हो गए, द्विपदीय है ना। अगर मैं कहता हूं 3x भाग y, तो क्या ये दो पद है, नहीं, क्योंकि ये 3x बटा y हो जाएगा, ये आपके पास 3x बटा y हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यानी अगर हम कहते हैं यहाँ पे 7a - 3b + c, इसमें कितने पद हो जाएंगे, 3 पद। अभी हमने क्या देखा था, एक पदीय व्यंजक का गुणनखंड। अब क्या देखेंगे, अब मान लो 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अब द्विपद व्यंजक देखो, ax + ay प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड। ये यहां पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कह सकते हैं। देखो यहां पे क्या है, यहां पे अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, आप लोगों को बताया गया था a + b का होल स्क्वायर को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। a - b का होल स्क्वायर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर ध्यान आ रहा हो तो। वैसे इसमें भी यहां पे एक आयत ले लो आप, चौड़ाई a है, ये x है, ठीक। इसको हमने y बढ़ा दिया है, y बढ़ा दिया है। इसका भी हम कह दें इसकी चौड़ाई a है, इसका कर दो नामकरण a b c d, यहां पे कर दो p और q कर दो। सही है। हम अगर कहते हैं आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां पे कितनी लंबाई आ रही है, x + y। भाई x आपके पास ये है, y आपके पास ये है, ऐसा है कि नहीं है। तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। हम लिख सकते हैं a गुणा x + y, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। हम अगर कहें आयत a
AQPD, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? AQPD लंबाई गुणे चौड़ाई, x इंटू ए, x इंटू ए कितना आएगा? AX कह सकते हैं इसको। ऐसे ही हम कह दें आयत QBCP, QBCP इसका क्षेत्रफल y गुणा ए है ना, y गुणा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं बेटा? आयत ABCD का क्षेत्रफल फिर बराबर आयत AQPD का क्षेत्रफल, इसका एरिया प्लस क्या कह सकते हैं? आयत QBCP, CB का क्षेत्रफल। हमने देखा है आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या है? A गुणा x प्लस वाई, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। आयत AQPD का क्षेत्रफल AX, आयत QBCP का क्षेत्रफल AY, यही तो है बेटा, ये AX है, ये AY है, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है ना? तो हम क्या कह सकते हैं? ये अगर आपके पास व्यंजक इस टाइप का, क्या कह सकते हैं? व्यंजक अगर आपके पास a प्लस AX प्लस AY है, जो दोनों के पास a मौजूद है, a हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं बेटा? कि इसका जो आपके पास गुणनखंड है AX प्लस वाई का, AX प्लस AY का गुणनखंड क्या होगा? A होगा, X प्लस वाई होगा, जिसे हम कहते हैं अखंडनीय गुणनखंड, क्योंकि A को हम फर्दर हम इसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, X प्लस वाई को भी नहीं कर सकते हैं, X प्लस वाई को भी नहीं कर सकते, वो पूरा एक क्वांटिटी है ना, ये पूरी एक लेंथ है ना बेटा, है ना। अगर यहाँ पे एक्स वाई होता तब मैं इसको x और y कह सकता था। गुणनखंड क्या? गुणनखंड, फैक्टर्स जिसे कहा जाता है, यानी a इंटू एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा? गुणनखंड a होगा और x प्लस वाई होगा, ठीक है। और जब भी आपके पास बीच में प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो, उसको सेपरेट नहीं करना है, अलग नहीं करना है, इसको पूरा एक ही व्यंजक आपको मानना है और यही आपका पूरा गुणनखंड हो जाएगा। सही है? इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक। अब देखो यहां पे एक और देखो ऐसी बात पे, हटाएं इसको। अगर आपके पास व्यंजक इस प्रकार हो, चाहो तो पीछे बैठ जाओ, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, ठीक है। अगर आपके पास कहता है, अगर व्यंजक आपके पास इस प्रकार का है, a गुणा एक्स प्लस वाई प्लस बी गुणा एक्स प्लस वाई, ये भी तो है ना। इसमें एक ये कह सकते हैं संख्या है, एक ही आपके पास है। अगर चाहो तो हम इस प्लस करेंगे तो दो व्यंजक हो गए, है ना। अगर इस प्रकार के व्यंजक हैं, इस प्रकार के व्यंजक है, तो इसमें क्या चीज समान दिख रहा है? इसमें कहता है जो बीच में द्विपदीय व्यंजक है एक्स प्लस वाई, ये दोनों में समान है। ऐसा है कि नहीं है? ये दोनों में समान है, यानी a एक्स प्लस वाई प्लस बी एक्स प्लस वाई, इसमें क्या है कॉमन? कॉमन क्या है? x प्लस वाई उभयनिष्ठ है या दोनों के पास कॉमन है। इसको आप बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा? x प्लस वाई यहाँ आ जाएगा, ये ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ a बचेगा प्लस ये रहा b ये रहा। सही है? गुणनखंड
भाई अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे, इसमें क्या था, सिर्फ ए कॉमन था, सिर्फ ए कॉमन था, एक टर्म कह लो, एक पद कह लीजिए। यहाँ पे कहता है पूरा का पूरा ऐसे द्विपदीय व्यंजक, भाई एक्स प्लस वाई में तो दो पद हैं, ये प्लस से अलग हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो इस तरह से क्या कह सकते हैं, अगर इस तरह का टर्म होगा तो इसमें से आप एक्स प्लस वाई को कॉमन लेकर गुणनखंड कर सकते हो। सही है। इसी प्रकार से आप अभ्यास 9A के प्रश्न लगाइएगा पेज नंबर 226 में। बहुत अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।